वॉइस जा रही है मेरी? Yes, क्लियर वॉइस ma'am. जा रही है? Yes, ma'am. चलिए, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। शगुफ्ता, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? रिप्लाई करेंगे उधर से? मुझे आवाज नहीं आ रही उधर से। बोल तो रहे हैं आप, माइक अनम्यूट तो शो हो रहा है। यस मैम। तो शगुफ्ता, एक चीज मैं बता देती हूँ, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं अभी करंट, ठीक है, आपको उसको समझना है, क्योंकि अभी बेसिकली जब तक ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है तो सबसे पहली चीज, हम लोग यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। न्यू हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगी कि 9th क्लास में आपका जो सिलेबस था उसका हम लोग इलेबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। जो चीजें हो गई हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली क्लास में सारे बच्चों को क्राइजोफाइट्स कराया था, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा की एक कैटेगरी है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की दूसरी कैटेगरी आज मैं इनको डायनोफ्लैजेलेट्स कराऊंगी, ठीक है? तो डायनोफ्लैजेलेट्स जब कराऊंगी तो आपको ये समझना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको मेरी बोली हुई बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है? जैसे होता है ना, कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि अचानक से बीच में कैसे टॉपिक आया। तो मैं पहले ही समझा देती हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना कि पीछे का क्या पोर्शन है। वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि ईच एंड एवरी क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? तो उसके लिए पैनिक नहीं होना। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है? एक तो मुझे नेम दिखा तो मैंने पूछ लिया। और कोयल, आप काफी टाइम बाद कनेक्ट हुए हैं ना? यस मैम। चलिए, आपने कितनी क्लासेस करी थी पहले मेरे से, कोयल? मैम पहले के 4-5 क्लासेस हुए हैं, फिर मतलब बाद का क्लासेस मिस हुआ है। अच्छा, बीच में कहाँ लीव, कहाँ बीच में क्यों स्किप कर दिया था? कोई रीजन वैसा बेसिक? मैम बिकॉज टाइम नहीं हो रहा था, मेरा घर आते आते 10 बज जाता था, इसीलिए। अच्छा, और अभी फिर टाइम कैसे मैनेज हुआ? बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना फिर? मैम एक्चुअली मैंने जो पढ़ाई था वो मैंने छोड़ दिया, इसीलिए टाइम मैनेज हो गया। अच्छा। हाँ, नहीं, इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ की बजाय इस पे फोकस करना है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें, ठीक है? हम लोग तो बस कैटलिस्ट हैं आपके लाइफ के। हम लोग आपके समझने के टाइम को कम कर सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को है ना। तो इसलिए सारे बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि भाग दौड़ वाला जो टाइम है उसको बिल्कुल रिड्यूस करना है। कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 ट्यूशन पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर से उल्टा ही देखेंगे। नोटिस करा है आपने, कभी पता किया है? आप नोटिस करेंगे, कोई एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट के लिए अगर 3 जगह पढ़ रहा है, उसका उसी सब्जेक्ट में सबसे खराब मार्क्स है। आपने नोटिस करा है? हमने तो देखा है बच्चों को। यस मैम। रीजन ये है, हाँ, उस बच्चे बेचारे को पता ही नहीं चलता करना क्या है। एक ही मैम टॉपिक सेल्फ को स्टडी 3। करने की टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए। हाँ, तो ये गलत बात है ना। ये गलत बात है। इसका मतलब यहाँ पे लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो बीच में कुछ एरर आ रहे हैं, एक दिन हम लोग आप भी रहेंगे, सारे पेरेंट्स भी होंगे, एक दिन डिस्कस करना है इस बारे में। क्योंकि मुझे तो रिजल्ट चाहिए। मैं अगर, मेरे पास यहाँ हाथ में जितने भी बच्चे हैं, मुझे आपसे नीट में रिजल्ट चाहिए। मैं वही सोच के पढ़ा रही हूँ। रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा वैसे पढ़ाने का, है ना? तो अगर आप में से बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा तो उसको मैनेज कीजिए, अरेंज कीजिए, कैसे होना है, क्या होना है, ठीक है? वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल 2000% कंफर्मेशन के साथ आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को मिनिमम 1 आवर देना ही देना है सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप नहीं दे रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आगे जाके, ठीक है? सेल्फ स्टडी का कोई सब्सटीट्यूट आज तक बना ही नहीं है दुनिया में, ठीक है?
चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं? किसी बच्चे की कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो, कुछ वैसा हो तो एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। किसी को कुछ पूछना, कुछ बोलना है? यस मैम। मुझे तो एक बच्चे का मेरा एक नाम दिखा डाउट तो था। मैंने पूछ लिया, शगुफ्ता का। कोयल ने भी उधर से बता ही दिया। और बाकी धीरे धीरे करेंगे हम लोग डिस्कशन। एक दिन रखेंगे, पीटीएम भी इधर से है ना, जिससे कुछ हम लोग क्लियर कर पाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी बच्चों को लैक ऑफ टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, टाइम कम पड़ रहा है उनको। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए ना। मैम यहाँ पे जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, तो मैम डायनोफ्लैजिलेट्स और मैम क्या डायटम्स का मैम एक ही तरह है या फिर मैम उनमें कुछ डिफरेंस है? क्योंकि मैम पढ़ रहा था मैम मैं, तो मैम मुझे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगी उनकी। एक बार ये सप्तर्षि की बात को कोई एक स्टूडेंट कन्वे कर दीजिए। सप्तर्षि, आपकी वॉइस ना मुझे बहुत धीमी आ रही है, बहुत धीमी। मैम वो आप, कह रहा मुझे है इतना सुनाई दिया, मुझे इतना सुनाई दिया कि आप बोल रहे हैं कि डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में मुझे सिमिलैरिटी दिखी, यही बोल रहे हैं आप? यस मैम, यस मैम। मैम यही मैम डाउट था मैम। तो मैम वो क्या मैम सिमिलर है मैम, मतलब मैम देखिए, उनका ग्रुप? सबसे पहली चीज, एक मिनट, मैं ये कैटेगरी पहले निकाल दूं जहाँ पे मैंने लिखा था, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ पहले। ये किंगडम प्रतिष्ठा है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको एक बात सिखा रखी है हर एक बच्चे को। किंगडम प्रतिष्ठा इज रेफर्ड एज द हेट्रोजिनस किंगडम, ठीक है। अब आपकी क्वेरी ये है मेरे से, और आपके मन में जो डाउट है वो ये है, आपका कहना है कि आपको डायटम्स में और डायनोफ्लैजिलेट्स में सिमिलैरिटीज दिख रही है, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो कि मैं आज की क्लास में आपको समझाने जा रही हूँ, सिमिलैरिटी है, नो डाउट। सिमिलैरिटीज इसलिए होंगी क्योंकि बोथ आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रतिष्ठा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मैम जब दो ही मैम सिमिलैरिटी है तो, एक ही किंगडम हाँ के अंदर है इसलिए। हाँ नहीं, और दूसरी बात ये है कि हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज दी क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि इनके अंदर ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको हम बिल्कुल इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब ऐसे डिफरेंसेस जो आपको दिखता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, है ना। डायटम्स के बारे में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने वहां पे बोला था चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, डीप ठीक है, अच्छी बात है। प्रोड्यूसर। हाँ, डायनोफ्लैजिलेट्स ये जो है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। मैं यही बात आपको बताऊंगी कि ये भी फोटोसिंथेटिक है। कैसे है ये? फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। दूसरी बात ये है, डायनोफ्लैजिलेट्स को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी वैरायटी के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इतने कलर्स देखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और दूसरी बात ये है कि इसमें स्पेशल बात कौन सी है, मैं अभी आपको जब डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको रेड टाइट्स पढ़ाने जा रही हूँ। और ये जो रेड टाइट्स है, ये किसी भी और कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, डायनोफ्लैजिलेट्स की बहुत सारी इमेजेस जो है आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये इमेजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है, तो ये मैं समझाने वाली हूँ, अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। डायटम्स के बारे में जब आपने पढ़ाई करी थी, वहां पे हमने कोई ऐसे स्पेसिफिक तरीके से नहीं बोला था कि ये फ्लैजिला है तो इसी तरीके से प्रेजेंट होगा, यही प्लेस होगा, एक उसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा इसमें फरो में प्रेजेंट होगा, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं जिसके बेसिस पे हमने इसको क्या किया है, अलग से कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स मैं आज की क्लास में बेसिकली स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसको आप पूरा कर लीजिए तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन और क्वेरी जिस जिस बच्चे के दिमाग में घूम रहा है कि हम अगर सिमिलैरिटीज हैं तो हमने इनको डिफरेंशिएट क्यों कर रखा है, इसके बाद आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए, हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, डायनोफ्लैजिलेट्स को आपकी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हमने प्लेस किया है, किसके बाद, क्राइजोफाइट्स के बाद हमने इनको प्लेस किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज,
मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी चीज़ की जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसका हैबिटेट लिखते हैं कि वो रहता कहाँ है ना? अब किसी भी आप किसी से मिलते हैं, आप ही किसी अगर पर्सन से मिलते हैं तो आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? कहाँ रहते हैं आप? कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी बंदे का नाम भी नहीं पूछते, हम यही पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आप डायनोफ्लैजिलेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ दीज डायनोफ्लैजिलेट्स, वहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो है मोस्टली मेरीन है ये, ठीक है। मेरीन का मतलब है ये वैसे पानी में, वैसे वाटर में पाए जहाँ पे सैलिनिटी कम होगी। सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट जो है वहाँ पे, सॉरी सॉल्ट कंटेंट जो है बहुत ज्यादा होगा वहाँ पे, इतना मैम ज्यादा मतलब होगा। सी एंड ओशंस। हाँ, सी या ओशन में ये पाया जाएगा। वैसे भी आपने किसी को कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा कि वो गया वहां तो किसी रिवर के पास गया तो वो एक डायनोफ्लैजिलेट पकड़ के लाया। ऐसा कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए? कभी नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं नो सुना होगा मैम। क्योंकि आप हाँ मेरीन हैबिटेट के आसपास वाली जगह पे आप रहते नहीं, ठीक है। और जो रहते भी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इनको ही पकड़ने का काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, ऐसे भी याद हो जाता है कि इनका हैबिटेट कैसा है, मेरीन है, ठीक है। दूसरी बात, फोटोसिंथेटिक है ये, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर के ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये पिंक भी नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये येलोइश कलर भी लिया हुआ है इसने, ये देखिए ग्रीन अपीयरेंस में है, ठीक है। ये देखिए ब्लू कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लू जो है, ठीक है। मतलब किसी कलर को छोड़ा नहीं इसने, रेड है यहाँ पे, ठीक है। जितनी वैरायटी के कलर है सब आपको यहाँ पे, इनकी बॉडी का कलर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो पिगमेंट के हिसाब से हमने इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे प्लेस कर रखा है। तो कलर क्यों वेरी करेगा? पिगमेंट्स में डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, आप एक डायनोफ्लैजिलेट को अगर आप ध्यान से देखते हैं, किसी भी एक डायनोफ्लैजिलेट को, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इस डायनोफ्लैजिलेट को ध्यान से जो है जहाँ पे ये पेन मार्क हो रहा है, हाँ ये देखिए, आपने एक चीज अभी नोटिस करी, चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम किसी की भी बात करें, तो इसने एक प्रॉपर शेप ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अगर कोई भी ऐसी चीज नेचर में अवेलेबल है जिसके पास एक प्रॉपर शेप होता है, ठीक है, उसका साफ सीधा सा ये मतलब है कि उसने एक्सटर्नल वॉल जो है वो कैरी किया हुआ है, और उसका एक्सटर्नल वॉल उसको कुछ ना कुछ शेप दे रहा है। आप जिस हाउस में, जिस मकान में रहते हैं, आपके मकान का कोई शेप है या नहीं? क्यों है शेप उसका? क्योंकि आपने एक रिजिड ब्रिक्स सीमेंटिंग करके आपने अपने मकान को बना के रखा हुआ है। अब आप सोचिए कि नहीं भाई हम ऐसा करते हैं कि टेंट का बना लेते हैं, टेंट बना लेते हैं, हम उसके अंदर रहना स्टार्ट करते हैं, हवा बहेगी या तो उड़ जाएगा या कुछ और चेंजेस होंगे, तो हम वहां पे ये नहीं बोल सकते कि वो टफ है या स्टिफनेस है उसके अंदर, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो जब कहीं पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा, तो वही प्रोवाइड करेगा उसको स्टिफनेस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जैसे आपने देखा होगा इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर कहीं किसी का सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो उसका नेचर है क्या। जैसे एज फॉर एग्जांपल फंजाई पढ़ते हैं तो उसका सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। प्लांट्स हैं तो उसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज सेलुलोज। का। अब यहाँ पे ये तो सिंथेटिक है तो इसका सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का, ठीक है। तो आपने अभी तक जो इस पेज पे सीखा है, एक बार मैं फटाफट क्विक रिवीजन कराती हूँ आपको। पहली चीज जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है, ये मैरीन हैबिटेट में रहते हैं, मतलब ऐसे वाटर में पाए जाएंगे जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी। इनका नेचर कैसा है? मैम आपने फोटोसिंथेसिस मोस्टली मतलब ये, मैरीन क्यों लिखा है? मैम मतलब फ्रेश यहाँ वाटर में पे भी कभी कभी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वाटर रिजर्वॉयर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आपने इस्थमस पढ़ा होगा, पतला सा एक लैंड पीस है, दो जगह को वहां पे ऐड करने का काम कर रहा है। कहीं मतलब पे मैम ऐसा होता है नेचुरल कि वाटर रिजर्वर। हाँ मैरीन हैबिटेट है तो वो कनेक्टेड होगा थोड़ा सा किसके साथ, कहीं पे भी जाके मर्ज करना हो, मिलना हो, एस्ट्यूरी है जहाँ पे, तो जहाँ पे वाटर मर्ज कर रहा है कहीं पे, तो वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मोस्टली मैरीन का टैग इनके सर पे लगा दिया है, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक है तो इसका तो मतलब ही हो गया कि क्या करेगा ये, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का कलर क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स को कैरी करने का काम करेंगे।
इसने एक प्रॉपर शेप क्यों ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड सेल वॉल अवेलेबल है। और कोई आपसे पूछे व्हाट इज द नेचर, जैसे मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन भी दे दूंगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? सेलुलोज। क्या लिखेंगे? सेलुलोज। मैम सेल्यूलोज। सेलुलोज लिखेंगे। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट किसी को? मैम यहाँ पे सेलुलोज प्लेट्स क्यों लिखा है मैम? प्लेट्स भी ऐड करना है? देखिए मैम प्लेट्स क्यों लिखा है, सेल्यूलोज अभी मैं के तुरंत समझा रही हूँ। अभी ना इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, प्लेट्स क्यों लिखा है वही मैं समझाने जा रही हूँ अभी। देखिए इसको थोड़ा ठीक कर दिया मैंने। अच्छा, ग्रूव मतलब समझते हैं? ग्रूव या फरो मतलब समझते हैं? फरो मतलब क्या होता है? मैम गड्ढा, मैम गड्ढा टाइप हाँ का हाँ हाँ, कुछ। बिल्कुल वैसे दरार होती है ना, जैसे दरार यस मैम। कहीं पे होता है ना कि कोई दरार सी पड़ जाती है। अच्छा इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ग्रूव दिख रहा है? जो मैं यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, दिखा सारे बच्चों को? यस हाँ मैम। मैम। एक अच्छा दरार यहाँ पे मैम ग्रूव थी। दिखा, ये देखिए यहाँ पे यस मैम। फरो दिखा आपको? यस मैम। ठीक है, हाँ मैम। यस अच्छा मैम। इसमें भी फरो दिखा आपको? ठीक है, देन यानी सब में आपको फरो नजर आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है एक प्रॉपर दरार सा जो होता है ना, वो आपको यहाँ पे सब में एक स्पेसिफिक फरो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा कटा हुआ इसमें भी दिख रहा है। नीचे दोनों सेलुलोजिक यहाँ पे क्या है, डिमार्केशन प्रेजेंट है, तो हम लोग इस वजह से इसको सेलुलोज प्लेट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेलुलोज प्लेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो सेलुलोज प्लेट्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं सो समझाती हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स बोला है इनको, डायनोफ्लैजिलेट्स। वर्ड को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है हमने यहाँ पे? डायनोफ्लैजिलेट्स लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके मोस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? टू फ्लैजिला को कैरी करेंगे। क्या करेंगे? ये दो फ्लैजिला को कैरी करने का काम करेंगे। अब समझिएगा ध्यान से, अब जो मैं बता रही हूँ, इसके फ्लैजिला के पोजिशनिंग के ऊपर एजर्शन रीजन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पोजिशनिंग को आपको सही गलत करके 4 ऑप्शन बनाया जाएगा, उसमें से एक सही होगा और बाकी। पहली चीज, इसके पास टू फ्लैजिला है। आप बोलेंगे ठीक है हमें याद हो गया, डी आई डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मीन्स 4 होता है, तो वही वाला यहाँ पे डाई लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके पास क्या है? 2 फ्लैजिला है। जब ये 2 फ्लैजिला कैरी कर रहा है, तो हमने एक फ्लैजिला को लॉन्गिट्यूडनली लिखा है। ये अच्छा येलो कलर दिख ही नहीं रहा, रेड कलर लेते हैं चलिए। ये देखिए आपने लिखा है यहाँ पे कि एक फ्लैजिला जो है ऐसे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है। देखिए लॉन्गिट्यूडनली गया, यस और नो? हाँ सर। हाँ मैम। मतलब लेंथ वाइज, मतलब लंबाई में लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है। ठीक है, और सेकंड वाले के बारे में बोला जाता है, सेकंड वाला इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ये नेक्स्ट वाले में सेकंड वाला इसमें दिख रहा है। जैसे आप बेल्ट लगाते हैं ना, बेल्ट, ठीक है, उसी तरीके से इसके चारों तरफ से रिम बनाता हुआ दूसरा जो है वो लिपटा होगा। तो क्या मतलब हुआ? एक फ्लैजिला जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और दूसरा फ्लैजिला जो है इसके, मैंने अभी बोला ना, इसमें जो दरार है, जो फरो है, उस फरो के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ देखिए दूसरा वाला फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है? इसके फरो के बीच में प्रेजेंट है। यस और नो? क्लियर है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है मैम आपको? मतलब हॉरिजेंटली। यस, एक हॉरिजॉन्टली है दूसरा लॉन्गिट्यूडनली है, एक हॉरिजॉन्टली है दूसरा लॉन्गिट्यूडनली है। वर्टिकल। मतलब हाँ, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनली है और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे हमने ऐसे ट्रांसवर्स कर दिया इसको, दूसरा ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। तो ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, छोटा सा डेमो देके कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट फ्लैजिला इन डायनोफ्लैजिलेट्स। हिंदी में अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला की करेक्ट पोजिशनिंग को शो करता है? एक में मैंने लिख दिया बोथ फ्लैजिला आर लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट, दूसरे में मैंने लिख दिया बोथ फ्लैजिला आर ट्रांसवर्सली प्रेजेंट,
तीसरे में मैंने लिख दिया वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली वाइल अनदर लाइज ट्रांसवर्सली। चौथे में मैंने लिख दिया फ्लैजिला इज एब्सेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। बताइए आप। थर्ड। हाँ, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइज ट्रांसवर्सली। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। तो ये तब आप करेंगे ना जब आपको इसके बारे में बिल्कुल श्योरिटी होगी कि नहीं हम श्योर हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसके फ्लैजिला की पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी अभी जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि वॉल प्लेट्स क्यों लिखा है, तो यहाँ पे इस फरो ने क्या किया, ऊपर वाले प्लेट को अलग कर दिया और नीचे वाले प्लेट को अलग कर दिया। तो हमने यहाँ पे ये प्लेट्स लिखा, ये प्लेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि सेकंड वाला जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है वो दोनों वॉल प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट है। ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। दिख रहा है यस और नो? स्टेटमेंट याद कीजिए, मतलब समझिए, याद करना तो पॉसिबल नहीं है। ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, इसमें सबसे अच्छा दिख रहा है। ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, आप बोलेंगे हाँ हमें दिख रहा है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। कैसे? बिटवीन दीज, दिस वन एंड दिस वन, बिटवीन दीज टू वॉल, इन दोनों वॉल प्लेट्स के बीच में ये प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है? तो फरो के अंदर ही प्रेजेंट है, वो बेल्ट की तरह लिपटा हुआ है चारों तरफ से रिंग बना के। अब आया समझ में? ये फ्लैजिला की पोजीशनिंग है। हाँ। चलिए, फ्लैजिला की पोजीशनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे ही पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज है यहाँ पे जिसकी वजह से ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ये अपने आप में स्पेशल हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि जैसे ही हम रेड टाइड्स के बारे में जिक्र करते हैं, एक आपको एल्गल ब्लूम सुनने को मिलता है और दूसरा आपको रेड टाइड्स सुनने को मिलता है। कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड्स, यानी एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है। एल्गी अगर कहीं पे बहुत ज्यादा अपने नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे तब तो हम लोग उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। ठीक है, ये तो खैर सबको पता है। लेकिन जब रेड टाइड्स की बारी आती है यहाँ पे, तो रेड टाइड्स के केस में सबसे पहली चीज, हम इसको सिर्फ कॉपीराइटेड करने वाले हैं किसके लिए? डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए। किसके लिए? डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए। बाकी मैं आपको किसी भी कैटेगरी के लिए रेड टाइड्स नहीं पढ़ाने वाली। ठीक है, कलर ऑफ या मोशन कहीं भी चेंज। कोई आगे जाके कोई कैटेगरी आए, कोई फाइल मैम मैम आप ऑडिबल नहीं हो। दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा होगा? मैम कुछ भी सुनाई नहीं दिया मैम। मैम कुछ भी वॉइस ब्रेक सुनाई हो नहीं गया दिया। बीच में। मैम कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैम एक बार फिर से रिपीट ये कर देखिए, सकते हैं? आपको बहुत सारे रेड टाइड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। देखिए यहाँ पे जब ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मैम स्क्रीन एबंडेंस नहीं में दिख रहा। प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जिस रिजर्वोयर में रहते हैं वहां की अपीयरेंस को रेड कर देते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एज यूजुअल। इसी के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ। हाँ, ये वहां की हैबिटेट को कैसा करते हैं? मैम दूर से स्क्रीन नहीं देखने में दिख ये रहा। रेड रेड नजर आने लगता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या लेबल कर दिया? हमने इनको बोल दिया रेड टाइड्स। क्या बोला हमने? इसको रेड टाइड्स यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो अगर कोई आपसे भी पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड टाइड्स, तो यहाँ पे रेड टाइड्स के केस में क्या है? अबंडेंस किसका है? तो एक यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गोनियोलिक्स। जिसका नाम क्या है? गोनियोलिक्स। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है? गोनियोलिक्स को याद करना है। क्या याद करना है? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्लूम को कॉज करने का काम कर रहा है, तो आपको वहां पे आंसर क्या करना है? गोनियोलिक्स। सारे बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? यस और नो रिप्लाई करेंगे एक बार। मैम क्लियर जा जा रही रही है? है। हाँ मैम, बट मैम स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा। बीच में कुछ भी नहीं वॉइस जा सुनाई रही है क्लियर? एक बार उधर से रिप्लाई करेंगे। मैम वॉइस मैम मैम वॉइस जा जा रही रही प्रॉब्लम थी। नहीं, हाँ नो क्लियर मैम। है।
यस मैम। यस मैम, यस मैम। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ये यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का आपको सिर्फ नेम लिखना है, दैट इज गोनियोलिक्स। ये आपको नाम लिखना है, किसको बिलोंग करेगा, ये रेड को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये थोड़ा मैम हैंग कर रहा स्क्रीन है तो शेयर हम लोग नहीं आगे दिख रहा। बढ़ते हैं, इसको आने दीजिए। तब तक आप बस एक नेम नोट कर लीजिए, डायनोफ्लैजिलेट गोनियो। किसका नाम आपको नोट करना है, गोनियोलिक्स का नेम आपको नोट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसके बारे में डेंजरस बात कौन सी है। डेंजरस बात ये है कि ये क्या करता है, एक तो मैं आपको इस रेड टाइड के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखना है, रेड टाइड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये जो है डायनोफ्लैजिलेट्स को बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए आपको जिस ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है दैट इज गोनियोलिक्स। क्या याद रखना है आपको, गोनियोलिक्स को याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आपने अभी तक टॉपिक करा है, इसके रिगार्डिंग हम एक नीट का क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा हैंग कर रहा है। नेम तो आपने नोट कर लिया होगा इतने एक्सप्लेनेशन के बाद। इससे हालांकि क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट डेमो के तौर पे एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसको आप लोग भी नोट कर लेंगे साथ के साथ। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज कंसर्न्ड विद डायटोमेशियस अर्थ। हाँ क्राइजोफाइट्स। हाँ, ये पिछली क्लास में मैंने कराया था। इन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, आपको पैनिक नहीं होना, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। पिछली कैटेगरी जो मैंने पढ़ाई थी इन बच्चों को, तो उसमें डायटोमेशियस अर्थ मेरे ख्याल से 50 टाइम से ऊपर मैंने बोला था, ठीक है। तो उसमें भी सुन के आपको याद हो गया था कि ये क्या करता है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्राइजोफाइट्स को ये बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये पेज स्किप हो गया है। इसका आंसर तो इस तो क्वेश्चन में ट्राइजेनिक आपको साफ सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे आंसर क्या है, क्राइजोफाइट्स है। क्योंकि क्राइजोफाइट्स ही किसको बिलोंग करते हैं, क्राइजोफाइट प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, और डायटोमेशियस अर्थ क्राइजोफाइट को बिलोंग करता है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो हम इस रेड टाइड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, गोनियोलिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है ज्यादा डेंजरस कौन होगा, ज्यादा डेंजरस रेड टाइड होगा या ज्यादा डेंजरस एल्गल ब्लूम होगा, सोच के देखिए। दोनों में से ज्यादा रेड टाइड। कौन, मैम रेड टाइट। हाँ रेड टाइड ज्यादा डेंजरस होगा। फिर आपके दिमाग में एक अगला क्वेश्चन अराइज होगा, आप सोचेंगे कि जब यहाँ पे ये रेड टाइड ज्यादा डेंजरस है तो इसके डेंजरस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो इसके डेंजरस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत ही टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक का तो मतलब ही जहरीला हो गया, टॉक्सिन को सिक्रीट करने का काम करता है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये डेंजरस या हजार्डस हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, इस पॉइंट को। हम फिशेस मर जाते हैं। फिर से बोलिए। हम फिशेस मर जाते हैं ये सब टॉक्सिन की हाँ हाँ, वजह से। उनकी डेथ हो जाती है इस पॉइजन की वजह मैम से, है ना। ये जो टॉक्सिक है, मैम ये टॉक्सिक किस वजह से है, मतलब इसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? वो जो ये टॉक्सिन कैरी करता है उसका नेचर प्रोटीनेशियस है। नेचर कैसा है उसका,
प्रोटीनेशियस टॉक्सिन को कैरी करने का काम करता है ये। चलिए फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, और उसका नाम है, उसको कहते हैं हम लोग सैक्सी टॉक्सिन, लिख देती हूँ मैं। गोनियोलेक्स है इसका नेम, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इज गोनियोलेक्स, ठीक है। गोनियोलेक्स causes red tides due to its abundance in sea और ओशन। देखा अभी अभी आपने, है ना, दिखा आपको रेड टाइड, ड्यू टू इट्स abundance in sea और ओशन। नेक्स्ट लिखिए, रेड टाइड्स is more dangerous than algal bloom because algae never secrete any toxin, but red tides, या गोनियोलेक्स भी कर सकते हैं हम लोग, गोनियोलेक्स secretes a specific toxin which is lethal to various organisms, मतलब that may lead to death, है ना, lethal to various organisms। अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, ये लीथल है, लीथल मतलब इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब नोट करके मैं आपको नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे नोट लिख लेंगे। द टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय द टॉक्सिन secreted by Goniolix is SAXITOXIN, sexy toxin कहते हैं हम लोग इसको, याद रहेगा नाम आपको, है ना। तो ये सिक्रीट करने का ये काम करता है, और बहुत सारे मेरीन एनिमल्स को ये किल करने का काम करता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ये हो गया होगा आपका। और एग्जाम्पल में इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल्स वैसे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं, आप बोलेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी वाइज इसको पहले फटाफट फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिया है, अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम लोग मूव करेंगे
नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ सकते हैं, देख लीजिए एक बार ध्यान मैम से। एल्गल ब्लूम भी तो डेंजरस होता है। एल्गल ब्लूम डेंजरस है, नो डाउट। एल्गल ब्लूम किस सेंस में डेंजरस है, पहले ये बताइए। मैम जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है फिश के पास। आपने जो एल्गल ब्लूम देखा होगा, एल्गल ब्लूम के केस में आपने खासियत क्या देखी है? मैम वो तो सी और ओशन में प्रेजेंट ही नहीं मैम, वो तो मैम फ्रेश वाटर में मिलते हैं। नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, वो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन का, या फिर जो ऑक्सीजन का प्लस जो सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है पानी के अंदर, सबको बंद कर देता है। सबके बंद यस। होने की वजह से क्या होगा, वाटर रिजर्वायर के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से हजार्डस है वो। अगर उसका नंबर ज्यादा है तब वो वहां पे क्या करता है, डेंजरस होगा। लेकिन रेड टाइड्स के बारे में क्या है, वैसे तो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर ही रहा है, लेकिन एक तरीके से नहीं मरा तो दूसरे तरीके से तो मरेगा ही मरेगा। मतलब एक तरीके से बच भी जाए तो दूसरे तरीके से कैसे डेथ होगी उसकी, ये बोलेगा भाई मैं टॉक्सिन भी तो सिक्रीट कर ही रहा हूँ, है ना। तो दूसरे तरीके से भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किल होगा ही होगा। वो कोई टॉक्सिन सिक्रीट नहीं मैम कर रहा है। मतलब ये दो तरह से हैजरडस है। हाँ, दो तरह से हजार्डस हो जाएगा ये। वो क्या था, अब उसके केस में है कि भाई मरना है तुमको तो दम घुटे तब मरो। इसके केस में क्या है, भाई तुम अगर वैसे नहीं मरे तो ऐसे मरो, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे, टॉक्सिन भी सिक्रीट करने का काम कर रहा है। बात समझ आई? ठीक है। यस। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? नो मैम। मैम आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलेंगे। वो भी काफी इम्पोर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग है। इम्पोर्टेंट क्या बोले, इम्पोर्टेंट तो हर कुछ है यहाँ पे, है ना। सारी चीजें वर्ड टू वर्ड यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ, अगर आपसे किसी ने पूछा, मतलब एक इंटरेस्टिंग वे के तौर पे बोल रही हूँ, अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये जो सेक्सी टॉक्सिन है, इसको भी मैं रेड मार्क कर देती हूँ, ठीक है, अगर ये किसी ह्यूमन को इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, सोचिए क्या हो सकता है। वो पैरालाइज हो जाएगा, इतना ज्यादा पॉइजनस है, याद रहेगा। अगर किसी ह्यूमन को इसको इंजेक्ट कर दिया जाए तो बेचारा पैरालाइज हो जाएगा, वो इतना ज्यादा हजार्डस है ये, पॉइजनस है, इतना ज्यादा पॉइजनस है ये, है ना। अब आपको याद हो गया होगा ये। तो ये था आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना देखा है आपने, कभी लैब में देखा हो, इधर उधर देखा हो, कहीं देखा हो, यूग्लिना यस देखा है मैम आपने? इट्स अ फ्रेश वाटर यस ऑर्गेनिज्म। मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कहीं से भी गटर का पानी उठा के लाइए, 1 ड्रॉप डालिए स्लाइड के ऊपर, जाके देखिए आपको दिख जाएगा। और ये देखिए नीट का एक अगला क्वेश्चन, जो कि आपका फेवरेट क्वेश्चन बन गया होगा, है ना। विच ऑफ हाँ द मैम। फॉलोइंग इज रेफर्ड एज प्रोटिस्टा। मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम, क्या लिखेंगे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, क्योंकि इसने इतनी डिग्री प्रोटिस्टा। बना रखी है। हाँ, इतने सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स ये यहाँ पे कैरी करने का काम कर रहा है कि हम और कुछ बोल भी नहीं सकते इसके बारे में। हमारे पास एक ही शब्द बचता है बोलने को इसके बारे में कि क्या है ये, हेट्रोजिनस है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बीच में हम लोग कर लिया करते हैं, आप भी करते रहिए। और एक और तरीका ये है कि अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कर रहे हैं, दो टॉपिक कर रहे हैं, जैसे आज के डे में दो टॉपिक आप कर रहे हैं एक दिन में, तो खुद से भी क्वेश्चन आंसर उस रिलेटेड टॉपिक का आप लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए यूग्लिना के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यूग्लिनॉइड्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों सेंस में आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए एक यूग्लिना का इमेज उठाते हैं हम लोग, ताकि आपको इंटरेस्ट आए थोड़ा पढ़ने में, ये काम करे ढंग से तो। चलिए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसमें से अगर हम बात करें
ये ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक व्यू भी बोल सकते हैं इसको। और एक तो खैर ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है और दूसरा डायग्राम लेते हैं हम लोग। डायग्राम से भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी अगर हम इसकी इमेज को लेते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम ही उठाते हैं हम लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा छोटा है ये, देखते हैं बड़ा करने के बाद ब्लर तो नहीं होता। नहीं हो रहा ब्लर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे ना ऐसा सोचूं कि मेरी क्लास में सारे प्राइमरी के बच्चे बैठे हैं और मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या अलग सा दिख रहा है, क्या बोलेंगे आप? स्पेशल क्या दिख रहा है आपको इसमें? आप सबसे पहली चीज जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि इसमें आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिख रहा है सबको? यहाँ देखिए सब में दिख रहा है। हाँ फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला आपको दिख रहा है। ये फ्लैजेला जो है यहाँ पे कैरी करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इसको हटाऊंगी मैं यहाँ पे, इसमें ये तो खैर पैरामीशियम है, इसकी बात मत कीजिए। ये वाला जो है ये क्या है? यूग्लिना है। एक डायग्राम है, इससे हम लोग काम चलाते हैं। काम क्या चलाते हैं? दौड़ेगा ये, है ना, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं आपको बोलूँ इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा या नहीं होगा, आप डायग्राम देखेंगे बोलेंगे हाँ इसमें क्लोरोप्लास्ट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसके अंदर फ्लैजेला होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे फ्लैजेला है। यहाँ पे एक एक्सटर्नल देखिए, कोई सेल वॉल नहीं लिखा है यहाँ पे कि क्या होगा इसके पास बना होगा रिजिड सेलुलोज का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेचारा क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल वॉल कैरी करता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। मैम क्या इसमें कहते हैं? एक ही फ्लैजेलम होता है? जिसको हम आते हैं फ्लैजेला पे आते हैं अभी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। प्रोटीनेशियस जो कोटिंग है किसका? यूग्लिना का। यूग्लिना के प्रोटीनेशियस कोटिंग को पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप किसके बारे में देख रहे हैं? यूग्लिनॉइड्स। जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैंने यूग्लिनॉइड्स के बारे में आपको एक स्पेशल बात बताई थी, याद है किसी बच्चे को? मैम फोटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों ही है। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब अगर हम इसके फ्लैजेला की बात करें, किसकी बात करें? फ्लैजेला की बात करें, तो हम एक ऐसा इमेज अभी निकालेंगे। इसमें फिलहाल आपको एक दिख रहा है, बट मैम लाइट में ऐसा नहीं ऑटोट्रोपिक है। और बिना लाइट में मैम हेटरोट्रोपिक। हाँ हाँ, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि मजिशियन है, अपना मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बदलता रहता है। बहुत स्मार्ट है ये, जैसी जरूरत होती है वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लेता है ना। हाँ तो फ्लैजेला पे थे हम लोग। अभी जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, देखिए जब हम इसके फ्लैजेला की बात करते हैं, यहाँ पे दिख आपको जरूर रहा है कि एक है ये, बट एक्चुअली इसके पास दो फ्लैजेला होते हैं। एक जो है, एक तो बड़ा लंबा सा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा बेचारा जो है, यहाँ जहाँ पे रिजर्वॉयर लिखा हुआ ना, इसी के अंदर छोटा सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सेल है इसके फ्रंट में छोटा सा फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको मैं नोट कर दूंगी, यहाँ लिख दूंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए नोट वर्क करते हैं थोड़ा थोड़ा, वो भी जरूरी है, ज्यादा तो खैर मैं लिखवाती नहीं अभी तक, मैम तो थोड़ा मतलब वो बहुत रिजर्वायर की इंटीरियर में ही आता है, रहता है मैम, एक्सटर्नल में नहीं आता है? नहीं नहीं। चलिए हेडिंग देते हैं हम लोग, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का क्लासिक एग्जांपल यूग्लिना ही है, ठीक है। अब एज यूजुअल आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग इसका हैबिटेट लिखने वाले हैं। और क्या लिखें, है ना, सबसे पहले किसी भी चीज का क्या लिखते हैं? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बायो पढ़ रहे हैं तो लिविंग ही पढ़ेंगे, नॉन लिविंग तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग उसका हैबिटेट लिखते हैं। और अगर किसी ऑर्गन के बारे में जैसे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका साइट ऑफ अकरेंस लिखा जाता है ना। तो अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? हैबिटेट लिखेंगे इसका, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स,
फ्रेश वाटर मतलब समझ रहे हैं, लो सैलिनिटी वाले वाटर में ये पाया जाएगा। फाउंड इन स्टैग्नेंट मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। स्टैग्नेंट मैम पॉन्ड एग्जांपल होगा। है, मैम पॉन्ड वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। हाँ हाँ उसमें पाया जाएगा, बिल्कुल मिलता है, आराम से मिलता है उसमें। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में आपको मिलेगा। अब हेडिंग ही दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इम्पोर्टेंट है ये, है ना। पेलिकल की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, पेलिकल के बारे में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको एक नीचे के साइड में स्पेशल लेबल किया गया, लिखा हुआ है अलग से पेलिकल। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पेलिकल इन यूग्लिना, तो यूग्लिना में जो ये पेलिकल प्रेजेंट है, ये नेचर में पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीनेशियस, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। मैम ये क्या मैम, यूग्लिना का मैम एक्सटर्नल कवरिंग है? फिर से बोलिए, फिर से। मैम ये क्या यूग्लिना का एक्सटर्नल कवरिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के बदले में, सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल के बदले में क्या है इसके पास, ये बोलेगा मेरे पास पेलिकल है। क्या है मेरे पास? पेलिकल है, ठीक है। तो इसके पास क्या है? पेलिकल है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस कोटिंग ऑफ यूग्लिनोइड्स, specific proteinaceous coating of euglenoids which is flexible in nature। थोड़ा सा सेल वॉल मैंने आपको जब भी पढ़ाया है, क्या मैंने कभी आपको बोला सेल वॉल फ्लेक्सिबल होता है? कभी नहीं बोला मैंने आपको। जब कभी भी आपने सेल वॉल पढ़ा है, हमेशा ये स्टिफनेस पढ़ा है उसमें, बट ये क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, विच इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। चाहे तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। कभी अगर आप वीडियो देखें या सर्च करें, तो जब आप इसका डिवीजन देखेंगे ना, या इसका जब बाइडिफिजन देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से इजीली क्या कर सकता है, ये डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब फ्लैजिला के बारे में आते हैं हम लोग, है ना। पेलिकल आपने लिख लिया, अब जो इसका स्पेशल पॉइंट है वो क्या है? फ्लैजिला है। चलिए फ्लैजिला ही करते हैं हम लोग। शॉर्टकट में करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला। फ्लैजिला समझ रहे हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दैट इज फ्लैजिला। दोनों में से कैसे कैसे प्रेजेंट है? एक शॉर्ट है, शॉर्ट एंड along फ्लैजिला। बस हो गया, ये पेज इतना काफी है। एक बार डायग्राम डिस्कस कर देती हूँ। डायग्राम से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बार नीट के एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, 30% क्वेश्चन जो है, अगर डायग्राम नहीं भी बना है तो बुक से डायरेक्ट डायग्राम से पूछा गया है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो मैम दोनों का क्या कोई डिफरेंट रोल है? दोनों का अलग अलग रोल है, लोकोमोशन में दोनों हेल्प करेंगे। शॉर्ट वाला जो है, तो रिजर्वॉयर के पास क्या करेगा, फूड की स्ट्रीमिंग करने में हेल्प करता है उसको, है ना।
चलिए अब डायग्राम को फटाफट समझते जाइए। देखिए सबसे पहली चीज नंबर 1, इसके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला का क्या रोल है? ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अगर है तो आपने देखा भी होगा, बढ़िया ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कभी भी माइक्रोस्कोपिक व्यू या आजकल तो बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इजीली क्या कर रहा है, उसमें मूव कर रहे हैं। तो मूव कर रहे हैं तो आपको इसका फ्लैजिला भी उसमें मूव करता हुआ दिखेगा, यूग्लिना का। ठीक है, तो ये फ्लैजिला हो गया इसका। दूसरी बात ये है, फ्लैजिला होने के साथ साथ यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी लिखा हुआ है। कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि न्यूक्लियस के साथ जो यहाँ पे न्यूक्लियोलस अलग से लिखा है उसका क्या मतलब है? सोचिए। मैम साइटोप्लाज्म है वो। देखिए जहां न्यूक्लियोलस लिखा जाएगा, आज के बाद से हमेशा याद रखेंगे, इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। अगर न्यूक्लियोलस बोला जाता है, न्यूक्लियोलस का एक साफ सीधा सा मतलब होता है द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैं लिख दूंगी नोट करके, ठीक है? आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको बस समझना है, सीखना है। जैसे आपका कोई एड्रेस होगा ना, आपको कोई सामान कुरियर करके मंगाना है, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, किसी से भी मंगाना है, तो आप एड्रेस डालते हैं ना अपना उसमें, जिसपे आपको वो डिलीवर किया जाए। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे कहाँ पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल? अब उस जगह को कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कभी भी आपको बाहर बना हुआ नहीं दिखता है। न्यूक्लियोलस आपको जब भी दिखेगा तो न्यूक्लियस के अंदर आपको बना हुआ दिखता है। ठीक है, समझ आया? देन क्या है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है इसके पास? क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट तो जान है इसकी। रीजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट अगर है तो मैम ये ऑटोट्रॉफी। हाँ ऑटोट्रॉपिक है, ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जब कभी आपको जिंदगी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिखा हुआ आए तो हमेशा आपको लिखना है कि इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, आंख बंद करके। अगर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑप्शन में है तो उसको टिक करेंगे। अगर आपको एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन अलग अलग एग्जाम में दिया है तो आप सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन को टिक करेंगे, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, दूसरी बात ये है, पेलिकल तो खैर मैंने बता रखा है, इसको भी टिक कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके पास क्या है, रिजर्वॉयर अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है इसके पास? रिजर्वॉयर अवेलेबल है। अब जब इस रिजर्वॉयर का मतलब होता क्या है? सोचिए, सोच के देखिए, रिजर्वॉयर मतलब क्या है? मैम स्टोर करता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जब रिजर्वॉयर की बात हम लोग करते हैं, रिजर्वॉयर जो है, एक तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि इसमें जगह जगह पे कहीं कहीं पे गलेट लिखा होता है, नोटिस करा है आपने? ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे एक रिजर्वॉयर इस सेंस में आता है कि इसी नॉच के अंदर या इसी रिजर्वॉयर के अंदर जो फ्लैजिला है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिजर्वॉयर है यूग्लिना में, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है। और एक देखिए यहाँ पे रिजर्वॉयर के पास ही स्टिग्मा लिखा हुआ है ना? तो एक्चुअल में रीजन क्या है, इसके पास एक स्पॉट है, इसके पास क्या है, एक प्रॉपर स्पॉट भी अवेलेबल है जो कि लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस करने का ये काम करेगा। ठीक है, तो मैंने जितना समझाया है, इससे पहले कि आप लोग भूल जाएं, मैं इसको फटाफट नोट कर देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, वापस आएंगे हम लोग इस डायग्राम पे एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए। चलिए, सीलिया में तो डिफरेंस कैसे हो गया फिर? मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, फ्लैजिला और सीलिया का? फ्लैजिला और सीलिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम है। बहुत हैरानी की और चौंकाने वाली बात है, बस डिफरेंस ये है कि फ्लैजिला लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया छोटे छोटे होते हैं, जैसा आपने पैरामीशियम में देखा था, याद आया? फ्लैजिला को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, सीलिया जो होगा वो हजारों हजार के नंबर में होगा, है ना? बेसिक डिफरेंस बस यही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया
रिजर्वॉयर, क्योंकि मैम अलग से मेरा मैम एक डाउट था। हाँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद पूछिएगा, ठीक है? फटाफट पहले इसको नोट कीजिए। बीच में ये होता है ना, मैं लिखते लिखते मैं भूल जाती हूँ मैं लिख क्या रही थी, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं पूछती हूँ आपसे। रिजर्वॉयर इन यूग्लिना, वापस आते हैं आपके डाउट पे, फटाफट इसको लिख लीजिए। द पार्ट यूज्ड फॉर स्टोरेज मतलब आप समझते ही हैं, और न्यूट्रिएंट्स सिंपल सी बात है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा मैंने लिखा है, आपको दिमाग घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट मैंने लिखा है, ठीक है? देन अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे जो भी हम स्टिग्मा या स्पॉट या सेंसिटिव एरिया कुछ ऐसा अगर लिख देते हैं तो उसका रोल क्या है, तो ये लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। डिटेक्शन सिर्फ डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, बाकी काम तो क्लोरोप्लास्ट अपना कर ही लेगा, है ना? हाँ, अब क्या डाउट पूछ रहे थे, पूछिए जल्दी फटाफट बोलिए, डाउट क्या बोल रहे थे? मैम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक बार और लिख दें। अच्छा, एक्सप्लेन कर दूं? मैम उसका हाँ काम अगर लिखे तो अच्छा हो। अच्छा देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब समझते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मैम ऑस्मोसिस का काम में हेल्प करती है। हाँ हाँ, तो ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, क्या हो गया वो? ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, तो कब वाटर का कहाँ पे कैसा किस तरीके का बैलेंस उसकी बॉडी में रखना है, उसको कितना सैलिनिटी मेंटेन करना है, कैसे वो खुद को मेंटेन करेगा, ये सारा वर्क जब हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब इस बेचारे के पास कोई किडनी तो है नहीं, किससे काम चलाएगा? तो ये काम किससे चलाता है यहाँ पे? अच्छा, ये ऊपर वाला यहाँ पोर्शन गायब कैसे हो गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ, अब आ गया, पता नहीं कहाँ चला गया था, ये दोबारा लिखना पड़ता मुझे। तो किडनी तो इस बेचारे के पास है नहीं, ये तो काफी प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो ये इसमें जो छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, उसी की मदद से ये क्या करता है, ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अब समझ आया? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका होमोलोगस हो जाएगा या किसका मिलता जुलता, आपके बॉडी पार्ट से किससे मैच करता है, ये तो आपका जो किडनी काम करता है, इतना वेल डिफाइंड वर्क करता है, इस बेचारे के पास तो वैसा कुछ है नहीं, वही काम उसमें कौन कर लेता है, उसका कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल। ठीक है, अब ठीक है, आगे चलूं मैं? हाँ यस। मैम। अगर आपको इसमें स्टिग्मा दिखा, फटाफट ये लिख लीजिए, स्टिग्मा, लाइट सेंसिटिव spot that allows the euglena to detect light. So that it may move towards it in order to conduct photosynthesis. In order to conduct photosynthesis. हो गया ये? इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? सिंपल सा काम है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इन यूग्लिना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि ये क्या करता है। लाइट सेंसिटिव जोन है, जो कि लाइट को स्पॉट करके पहचान के उसकी तरफ मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है? चलिए, ये हो गया। देन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो शायद हमें इससे पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं,
फिर से लिख लेते हैं हम लोग। यूग्लिना के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर आप इसको सनलाइट दीजिए तो ये ऑटोट्रॉप्स की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, और अगर आपने सनलाइट नहीं दिया तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट they behave as autotrophs. While in the absence of sunlight, while in the absence of they behave like heterotrophs. They behave like heterotrophs. ठीक है, हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे। ये कैसे? बाय प्रीडेटिंग। प्रीडेटिंग मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल किल करके, इंगल्फ करके खा जाना, साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। एक तो खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, अपने से भी छोटा ढूंढ के क्या करेगा, उसको ये किल करके खाने का काम करेगा। ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसके पास पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? वही पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स के पास है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, इसके पास भी क्लोरोफिल है। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मैंने लिख ही दिया, इसलिए मैंने क्लोरोफिल नहीं लिखा है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कहीं देखती हूँ स्पेस बचा है तो मैं लिख दूंगी, लिख लेना। क्लासिक एग्जाम्पल ये रहा, ये पेज आपका, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, थोड़ी जगह हो जाएगी। पिगमेंट भी लिख ही लेना, कर दूंगी इसको शिफ्ट, आपने यहाँ नीचे कर देती हूँ पिगमेंट। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करती हूँ। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल असाइनमेंट क्वेश्चन में मैं आपको दे रही हूँ, बहुत जगह पे आएगा। अमीबा पढ़ाऊंगी, उसमें भी मैं लिखवाऊंगी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अगेन द वर्क इज सेम। क्या क्या वर्क होगा वहां पे भी? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोसिस। हाँ, जब भी आपको जहां भी सुनने को मिले चुपचाप आपको लिख देना है वहां पे, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। चले हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन पे। यस मैम। चलिए, मैम क्लोरोफिल ए मतलब? क्लोरोफिल की ना बहुत सारी वैरायटीज होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, है ना। तो उसमें से मैम क्लोरोफिल प्लांट ए में कौन सा क्लोरोफिल होता है? किसमें? मैम प्लांट में? प्लांट्स में क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल सी भी होगा, किसी में ज़ैंथोफिल भी होगा, बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल होती है ना। पिगमेंट, अब जैसे आपने देखा होगा बनाना है, उसका कलर कैसा मैम होगा? येलो। यूग्लिना में सिर्फ ए ही होता है, क्लोरोफिल ए? ए मेजोरिटी में पाए जाते हैं, बाकी दूसरी वैरायटीज भी थोड़ी बहुत इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। मेजोरिटी में यही पाया जाता है। लिखे असाइनमेंट क्वेश्चंस हम लोग। यस मैम। हाँ मैम। चलिए, यस मैम। पहला क्वेश्चन लिखिए।
mention the function of इरेक्टाइल वैक्यूल। क्या लिखेंगे? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोलिफिकेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोलिफिकेशन। नेक्स्ट लिखिए। What is the nature of pellicle? फिर से बोलिए। पहले वाले का आंसर एक्सक्रीशन और क्या बोले थे आप? मैं लिख देती हूँ, रुकिए। आंसर में लिखिए, क्योंकि गलती नहीं करना है ना। एक्सक्रीशन कहाँ गया ये मैम आंसर? एक्सप्रेशन एंड ऑस्मोलिफिकेशन। हाँ, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोलिफिकेशन। मैं हैंग कर पाएगी, आ जाएगा कुछ सेकंड्स में। ये कुछ नेटवर्क एरर की वजह से ज्यादा परेशान कर रहा है इधर। मैम एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैम डायनोफ्लैजिलेट्स में जो फ्लैजिला होता है और ये यूक्लिना में जो फ्लैजिला होता है, इसमें कोई डिफरेंस है? देखिए, यूग्लिना में जब मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि इसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट है वो नॉर्मली एक लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट होगा, लेकिन दोनों कहाँ है? रिजर्वॉयर के पास जो ग्रूव है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ भी इसको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। डायनोफ्लैजिलेट्स में मैम वो एक लॉन्गिट्यूडिनली और हाँ, एक बस यही हॉरिजॉन्टली है। डिफरेंस है ना। यही डिफरेंस है जो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बताया अभी। मैम बोथ हेल्प्स इन लोकोमोशन। हाँ बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ पेलिकल। आपके पास 22 चैप्टर्स है। एक दिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगी ना, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दूंगी आपके सिलेबस का, फिर आपको समझ आएगा कि हमें कौन से स्पीड से चलना है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ पेलिकल लिख लीजिए। मैम प्रोटीनेशियस। हाँ, चाहे तो प्रोटीनेशियस लिखिए या मेड अप ऑफ प्रोटीन लिखिए। Give an example of dinoflagellates। आंसर में लिखिए। गॉनियल। नेक्स्ट लिखिए। Mention the total for the nutrient storage मैम रिजर्वायर हो जाएगा ठीक है। in गिना। आंसर में लिखिए। रिजर्वायर। चलिए, इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ मैं। मैम लिख ठीक लीजिए। है, हो गया, डन। यस मैम। हाँ मैम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। Which toxin is secreted by glomerulus? टैक्सीटॉक्सिन। हाँ, आंसर लिख लीजिए।
गिव एन एग्जांपल ऑफ यूग्लिनोइड्स। क्या लिखेंगे? यूग्लिना। यूग्लिना। Which category of protista? Next is मैम category of यूग्लिना कौन सा डिजीज करता है बॉडी? पहले असाइनमेंट क्वेश्चन कर लीजिए, इसका पूछिए। Which category of protista is concerned with red tides? क्या होगा आंसर? डायनोफ्लाजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स। मैम डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, वेरी गुड। डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें आंसर पढ़े रेड मार्क करते हैं। नेक्स्ट लिखिए। हाउ मेनी फ्लैजिला, एक बच्चे का डाउट था, क्वेश्चन ही लिख रही थी। हाउ मेनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन यूग्लिना? नंबर पूछ रहा है, नंबर ही लिखिए, आपको क्या पड़ी है ना? हाँ, 2। आंसर में लिखिए 2। अब ठीक है, जो पूछ रहे थे कि मैम इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, साथ के साथ में लिख ही दे रही हूँ, है ना, आंसर भी। बट इतना है कि अगर मैं नोट कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भूल जाइए, आपको खुद से भी इसको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अलग से कॉपी पे लिखिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को अलग से कॉपी पे लिखने के बाद वापस से आप इसके आंसर जो है उसको फिल करने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा आपने आज की क्लास में कितना सीखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखिए। Mention the function of sigma n मैम फोटो रिसेप्टर। यूग्लिना। आंसर लिखिए। मैम डिटेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मैम फोटो रिसेप्टर। हाँ हाँ बिल्कुल, डिटेक्शन ऑफ red types, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रेड टाइड्स की एक्सप्लेनेशन। हाँ, अब कौन सा बच्चा डाउट पूछ रहा था, आप पूछिए। मैम मेरा डाउट था कि मैम सीलिया और फ्लैजिला में मैम क्या डिफरेंस होता है, और मैम देखिए, दोनों मैम कौन से काम में लगते हैं? सीलिया और फ्लैजिला है ना, अगर आप यहाँ पे बात करें सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, तो सीलिया छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे छोटे, और फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे ये फ्लैजिला दिख रहा है क्या? यहाँ देखिए,
यूग्लिना में आपको इसमें फ्लैजिला दिख रहा है, एक ही हेयर जैसा, या मतलब जो दिखने वाला है, होता तो दो है, मतलब आपको दिख रहा है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। पैरामीशियम है, इसकी बॉडी के बाहर पूरा इसने जो सीलिया है इसने कवर करके रखा हुआ है। जैसे आप अपने सर के ऊपर जो हेयर्स है उसको काउंट नहीं कर सकते, वैसे ये भी हजारों हजार के नंबर में होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम होता है दोनों का, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जब मैं सेल चैप्टर पे जाऊंगी तो मैं आपको सीलिया और फ्लैजिला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताऊंगी, बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, लेकिन अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब अंदरूनी बनावट वो सेम होगा, लेकिन बाहरी तरीके से जब हम लोग देखें, यहाँ पे आपको सीलिया दिख रहा है, यहाँ आपको फ्लैजिला दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या समझना है? और कोई डाउट? और नो कोई मैम। डाउट किसी को? मैम यूग्लिना कौन सा डिजीज क्रिएट करता है? बहुत सारा डिजीज जो है ये कॉज करने का काम करता है। रीजन क्या है, चाहे आप मतलब एक एजेंट की तरह ये हो जाएगा ना, वेक्टर की तरह भी हो जाएगा ये। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी इन्फेक्शियस वाटर में ये अवेलेबल है, आपने उसका इस्तेमाल कर दिया, तो ऑब्वियस है कि ये अपने साथ जिसको कैरी करेगा वो सारे डिजीज को कॉज करने का काम करेगा। जैसे अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस है, उसको भी ये कॉज करेगा, जो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। कालाजार वगैरह है, उसको भी ये कॉज करने का काम करेगा, है ना? और कोई डाउट? नो मैम। चलिए, मैम एक लाइन का मतलब बता दीजिएगा। हाँ बोलिए। मैम बोल रहे हैं, in majority of higher animals and plants, cell division and reproduction are mutually exclusive events. सेल डिवीजन And reproduction are mutually exclusive events. आप इसको एक बार चैट में उधर से सेंड करिए जो बोल रहे हैं आप Okay. लाइन। हाँ, आवाज तो मुझे आनी थी क्लियर। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम।